नमस्कार दोस्तों, मैं अलका स्वागत करती हूँ आपका अपने एक्सीलेंस फैमिली में, जहाँ आज हम जानेंगे उदारीकरण की नीति के तहत विदेशी विनिमय में क्या सुधार हुआ। विदेशी विनिमय के सुधार का अर्थ सबसे पहले यहाँ जानते हैं। विनिमय का मतलब क्या होता है? क्रय विक्रय, आयात या निर्यात। ठीक है, तो जब एक देश दूसरे देश के साथ जो आयात और निर्यात करता है उसे हम क्या कहते हैं? विदेशी विनिमय। क्रय या विक्रय, आयात या निर्यात। क्रय मतलब होता है किसी वस्तु को खरीदना, और जब हम दूसरे देश से किसी वस्तु को खरीदते हैं तो आयात कहलाता है। विक्रय मतलब होता है बेचना, जब एक देश दूसरे देश को किसी वस्तु को बेचता है तो वो क्या कहलाता है? निर्यात। तो यहाँ विदेशी विनिमय का अर्थ होता है कि दो देशों के बीच होने वाले आयात निर्यात को विदेशी विनिमय कहते हैं। अब उदारीकरण की नीति जो 1991 में लागू की गई थी, तो इस नीति से इस विदेशी विनिमय में क्या सुधार आया, इसको पढ़ने से जान पाएंगे। तो पढ़ते हैं। लिखा है, विदेशी क्षेत्र में पहला सुधार विदेशी विनिमय बाजार में किया गया था। 1991 में भुगतान संतुलन की समस्या के तत्कालीन निदान के लिए अन्य देशों की मुद्रा की तुलना में रुपए का अवमूल्यन किया गया। अब ये अवमूल्यन शब्द की उत्पत्ति किसके कारण हुई? क्यों अवमूल्यन आया? ठीक है, तो ये भुगतान संतुलन की समस्या के कारण आया। अब भुगतान संतुलन क्या होता है, सबसे पहले ये जानते हैं। जैसे सरकार बजट बनाती है, उससे हमें कौन सी जानकारी प्राप्त होती है कि सरकार एक निश्चित समयावधि में देश की जनता से कितनी आय प्राप्त करती है कर के माध्यम से, और उन पर कितना व्यय करती है, कितना खर्च करती है। तो जैसे बजट हमें आय और व्यय की जानकारी देता है कि एक निश्चित समयावधि में देश की सरकार किस प्रकार से आय और व्यय करती है, उसी प्रकार से दो देशों के बीच जो लेन देन होते हैं, जो आयात निर्यात होते हैं, इस बात की जानकारी हमें भुगतान संतुलन से प्राप्त होती है। और जब भुगतान संतुलन मतलब जब आयात और निर्यात दोनों बराबर होते हैं तो भुगतान संतुलन की स्थिति में है। लेकिन जब आयात अधिक और निर्यात कम होते हैं तो यह स्थिति असंतुलन की होती है। मतलब भुगतान संतुलन हमारा कैसा हो गया? असंतुलित। आयात अधिक हो गए, ठीक है, और निर्यात न के बराबर या निर्यात कम हुए हैं। तो जब हमने आयात किया है, ठीक है, किसी वस्तु का आयात किया, तो हमें उसका भुगतान भी करना होगा। अब जिस देश से हम वस्तु का आयात करते हैं तो उस देश को उसी देश की मुद्रा के रूप में हमें भुगतान करना होता है। ठीक है, जैसे हम अमेरिका से कोई वस्तु का आयात करते हैं तो हमें डॉलर में ही उस वस्तु के मूल्य का भुगतान करना होता है। तो हमारे पास निर्यात नहीं हुआ था, ठीक है, तो निर्यात न होने के कारण हमारे पास विदेशी मुद्राएं न थी। तो ऐसी स्थिति में हमारे देश में इस समस्या का समाधान कैसे किया गया? कौन सी समस्या? भुगतान असंतुलन की समस्या का समाधान अवमूल्यन के माध्यम से किया गया। अब अवमूल्यन का अर्थ पढ़ते हैं। अवमूल्यन का मतलब होता है रुपए का मूल्य गिराना, अर्थात जानबूझकर देश की सरकार क्या करती है? अपने देश की मुद्रा का मूल्य नीचे की ओर समायोजित कर देती है, जिससे देश में विदेशी निवेश बढ़ता है। ठीक है, आयात कम होता है और निर्यात अधिक मात्रा में होता है। कहने का मतलब है, एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे हमें $1 के 50 रुपए देने हैं, ठीक है, और हम इसका अवमूल्यन कैसे कर रहे हैं? $1 के बदले अब 80 रुपए से। ठीक है, तो पहले जहां $1 के लिए 50 रुपए देने होते थे, वहां अब $1 के लिए 80 रुपए देने होते हैं। कहने का मतलब है, जब एक व्यक्ति 1,00,000 रुपए लेकर हमारे भारत में आता है, आरबीआई के पास जाता है और इस 1,00,000 रुपए को $1,00,000 को बदलता है रुपए में, तो ये कितनी हो जाती है? $1,00,000 उसके कितने रुपए के बराबर हो जाती है? 5,00,000 रुपए के बराबर। ठीक है, और जब इस 50 रुपए को हमने 80 रुपए कर दिया, तो वही व्यक्ति जब $1,00,000 लेके आता है तो वो $1,00,000 उसकी 8,00,000 रुपए में बदल जाती है। तो इस तरीके से विदेशी निवेश हमारे देश में बढ़ेगा। हमारे देश से व्यक्ति क्या करेंगे? वस्तुओं का आयात करेंगे। ठीक है, और हमें बड़ी मात्रा में क्या मिलेगी? विदेशी मुद्रा। तो विदेशी मुद्रा प्राप्त करने के लिए मुद्रा का अवमूल्यन किया जाता है, मुद्रा के मूल्य को गिराया जाता है। जहां ₹1 के लिए पहले 50 रुपए देने पड़ते थे, अब ₹1 के लिए 80 रुपए देने पड़ते हैं। ठीक है, मतलब $1,00,000 को व्यक्ति आरबीआई से 5,00,000 में बदल सकता है, और जब उस डॉलर की कीमत 50 रुपए से 80 रुपए कर दी जाती है तो वही उसकी $1,00,000 50 से 80 में बदलती है तो 8,00,000 में हो जाती है। ठीक है, तो ये होता है मुद्रा का अवमूल्यन। ठीक, फिर आगे पढ़ेंगे इसमें क्या लिखा है।
इससे देश में विदेशी मुद्रा के आगमन में वृद्धि हुई। ठीक है, देश में विदेशी मुद्रा कैसे हुई है? या तो फिर व्यक्ति हम उसका सारा पैसा हमारे देश में इन्वेस्ट कर रहा है, ठीक, या फिर वो हमारे देश से क्या कर रहा है? आयात कर रहा है। ठीक है, हमारे देश का माल ले जा रहा है हमारे देश से खरीद कर, तो हमारे देश में क्या हो रही है? विदेशी मुद्रा की प्राप्ति हो रही है। और इस प्रकार से आरबीआई के पास अनेकों देशों की क्या हो जाएगी? करेंसी के भंडार हो जाएंगे। इसके अंतर्गत विदेशी विनिमय बाजार में रुपए के मूल्य के निर्धारण को भी सरकारी नियंत्रण से मुक्त कराने की पहल की गई। मतलब अब ये जो मूल्य का निर्धारण होता है दो तरीके से होता है। ठीक है, विदेशी मुद्रा जो विनिमय दर होती है, विनिमय दर मतलब कि कभी आपको $1 का 40 रुपये मूल्य निर्धारित कर दिया, कभी 50 कर दिया, कभी 60 कर दिया। तो इन दर का निर्धारण किसके माध्यम से होता है? सरकार के माध्यम से भी और बाजार के माध्यम से भी। तो जब विनिमय दर का निर्धारण, ठीक है, जब विनिमय दर का निर्धारण सरकार के माध्यम से होता है तो इसे स्थिर विनिमय दर कहा जाता है। और जब विनिमय दर का निर्धारण बाजार में मांग और पूर्ति की शक्तियों के माध्यम से होता है तो इसे परिवर्तनशील विनिमय दर कहा जाता है। तो 1991 में ऐसी पहल की गई कि ये जो विदेशी विनिमय दर का निर्धारण सरकार कर रही है कि $1 का कभी 40 रख रही है, कभी 50 रख रही है, कभी 60 रख रही है, तो इसकी पहल की गई कि सरकार से मुक्ति दे दी जाए, मतलब कि सरकारी नियंत्रण से मुक्ति दे दी जाए। अब मांग और पूर्ति के माध्यम से क्या किया जाए? विदेशी विनिमय दर का निर्धारण। यही लिखा है आगे कि अब तो प्राय बाजार ही विदेशी मुद्रा की मांग और पूर्ति के आधार पर विनिमय दरों को निर्धारित कर रहा है। तो विदेशी विनिमय में सुधार आपको समझ में आया कि विदेशी विनिमय में सुधार का मतलब है कि हमारे देश में भुगतान संतुलन जब असंतुलन हो जाता है, असंतुलन की स्थिति में पहुंच जाता है, तब मुद्रा के अवमूल्यन के माध्यम से इस स्थिति को एक सीमा तक क्या किया जाता है? सुलझाया जाता है। इसका समाधान नहीं होता है। अवमूल्यन बहुत कम समय के लिए होता है। ये क्या करता है? समस्या का केवल और केवल मतलब इसे सुलझा देता है, इसका समाधान नहीं करता है। अवमूल्यन समस्या को सुलझा देता है, उसका समाधान नहीं करता है। और 1991 में अंतिम बार मुद्रा का अवमूल्यन किया गया था। तो यहाँ हमने जाना है कि विदेशी विनिमय में किस प्रकार से सुधार किया गया। विदेशों से जो आयात निर्यात होते थे उसे अवमूल्यन के माध्यम से सुधारा गया। और साथ में उदारीकरण नीति में इस बात की पहल की गई कि विनिमय दर का निर्धारण सरकार के माध्यम से होता था, तो अब इसकी जगह बाजार की मांग और पूर्तियों के माध्यम से किया जाना चाहिए। और किया जाना क्या चाहिए? अब मांग और पूर्ति के माध्यम से ही विनिमय दर का निर्धारण हमारे देश में हो रहा है। 1991 के पहले सरकार करती थी, 1991 के बाद अब मांग और पूर्ति की शक्तियों के माध्यम से हो रहा है। तो यहाँ हमारा विदेशी विनिमय में सुधार का क्या अर्थ है, ये पॉइंट क्लियर हो जाता है। कोई भी डाउट है तो जल्दी से पूछिए।